एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी है जो स्टेट पेपर 2 का एग्जाम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र से देंगे, उन सबों के लिए मैं जो है आज लास्ट जो वीडियो है आप लोग का 11th क्लास का जो है एक और वीडियो मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। 12 के इकोनॉमिक्स से 2 वीडियो और 11th के इकोनॉमिक्स से 1 वीडियो, और ये वीडियो जो है आपका आज जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से है, और उसका पहला जो चैप्टर है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था से। ठीक है साथियों, आज जो है आप लोग का एग्जाम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह जो है सवेरे के समय अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग कम से कम एक और इसको देख के जुड़ जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। अगर इससे पहले चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है दोस्तों, और दोस्तों में शेयर भी करना है इसको। पहला क्वेश्चन करा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या था कि अर्ध सामंती होना, ठीक है, गतिहीन होना और अर्ध विकसित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण जो है किया जा रहा था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जमींदारों द्वारा। आज भी देश में जो है कि दुर्भाग्य है कि किसानों का शोषण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा प्राथमिक। कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया और पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में आपका जो है इंडस्ट्री वगैरह उद्योग वगैरह आता है, और तृतीय क्षेत्र में आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है किसका निर्यात नहीं किया जाता था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंजीनियरिंग वस्तु का जो है निर्यात नहीं किया जाता था। आगे कह रहा है कि भारत की जो है प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी। प्रथम आधिकारिक जनगणना जो हुई थी आपका 1881 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है कंटिन्यू जनगणना होने लगा। हालांकि वैसे पूछा जाए ऑन रिकॉर्ड जो है, इससे भी पहले एक बार जनगणना हुआ था 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार संतुलन 1947-48 से, तो ये कितने का था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 14 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुएज नहर को परिवहन के लिए खोला गया, कब खोला गया? और इसका डेट जो है अक्सर इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ दिया जाता है। ये हो जाएगा आपका 1869 ईस्वी में। और सुएज नहर किस किस को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी कैसी थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अर्ध सामंती, विच्छेदित और औपनिवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय करोड़ अनुमानित की थी। ठीक है, कितने करोड़ जो है उस समय भारत का राष्ट्रीय आय अनुमान लगाया था उन्होंने? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 340 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अविभाजित भारत की कितने प्रतिशत आबादी जो है भारत के साथ रह गई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 82%। और 18% के जनसंख्या लेकर क्या होगा, पाकिस्तान में एक नया देश बन गया था। आगे कह रहा है कि रेलवे का प्रारंभ हुआ था भारत में। तो ये हो जाएगा आपका 1853 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, और इसी के शासनकाल में जो है डाक तार सब चला था, और इसी के शासनकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको राज्य हड़प नीति बोला जाता था, लागू हुआ था। आगे कह रहा है कि आज़ादी के समय जो है साक्षरता दर कितनी थी, बताइए कितनी थी? तो आज़ादी के समय जो भारत की साक्षरता थी 18% है। हालांकि इसमें 17% दिया गया है, जो कि सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है। तो ये 17% इसको मारिए। और अभी जो भारत की जनसंख्या, ओवरऑल जनसंख्या जो साक्षरता में है, वो आपका लगभग 74% जो है पहुंच गया है। आगे कह रहा है कि देश की स्वाधीनता के समय जो है कृषकों की स्थिति कैसी थी, मतलब किसान की। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुत जो पिछड़ी स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है 1947 में राष्ट्रीय आय में, ठीक है, नेशनल इनकम में जो द्वितीय क्षेत्र का योगदान क्या था, मतलब इंडस्ट्री का योगदान क्या था, उद्योग का क्या योगदान था, कितना था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है उन्होंने जो है राष्ट्रीय आय को निकालने का प्रयास किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में जो है कपड़ा उद्योग केंद्रित था, कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जो है अंग्रेजों के शासन से कब स्वतंत्र हुआ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को। आगे कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आय के आकलनकर्ताओं में सम्मिलित थे, कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी भी थे। ठीक है, सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में इसी ने पता लगाया था। उसके बाद डॉक्टर VKRV राव,
ठीक है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ये, ठीक है। उसके बाद आर.सी. देसाई भी थे, सब के सब शामिल थे। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश जो औपनिवेशिक काल में भारत की जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लगभग 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में भारतीयों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि उत्पादकता की कमी हेतु उत्तरदायी कारण क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, मतलब इरिगेशन सिस्टम नहीं था, नहर वगैरह उतना था नहीं अच्छा, बारिश तो पता ही है आपको समय से होता नहीं है। उसके बाद क्या था कि प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर था, खाद वगैरह का भी अभाव था। आगे कह रहा है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, जिसको टिस्को बोला जाता है, की स्थापना कब हुई थी बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। आगे कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में निम्न में से कौन सा जो है कार्य क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सारा का सारा जगह रेल हो गया, उसके बाद विद्युत उत्पादन हो गया और सेवा, सारा का सारा जो आपका तृतीय क्षेत्र के क्या कहते हैं, सॉरी, का सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश जो है शासनकाल में भारतीय निर्यातों में सम्मिलित है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नील भी था, ठीक है, कपास भी था और पटसन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी, दूसरा चैप्टर आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 से लेकर 90 तक का जो है उसका कारण की योजना आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन बोला जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है डेट रट लीजिएगा, 1950 में हुई थी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। हालांकि आपसे पूछा जाए कि पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था, तो 51 से 56 के बीच में हुआ था, ठीक है। 5 वर्ष का योजना होता था, मतलब इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक जो है देश को बूस्ट करने के लिए सब योजना आया था, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट आया था योजना आयोग का, कहाँ से आया था? तो रूस से आया, मतलब आया था, ठीक है। रूस के ही कॉन्सेप्ट से मतलब विचार को लिया गया था। और इसी का नाम जो है चेंज करके जब मोदी सरकार बना था, तो ये इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, और इसका जो हेड होता है प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखिएगा इस बातों को। आगे करा कि देश की जो है मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय सुधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना जो है किसने प्रस्तुत की थी बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। और एक और चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, पहला जो पंचवर्षीय योजना था किस मॉडल पर आधारित था? तो होमर हेराल्ड मॉडल पर, ठीक है। और दूसरा महालनोबिस पर। दो मॉडल के बारे में पूछा जाता है, उसके अर्थशास्त्री का नाम पहला और दूसरा का, इसको दिमाग में बढ़िया से साट लीजिएगा। आगे कह रहा है कि देश में जो है नीति आयोग कब बना? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित है, मतलब यहाँ पे निजी और सरकारी दोनों जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? मैं कुछ ही देर पहले आपको बता रहा था, तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जैसे अभी पूछा जाए नीति आयोग का हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी थे। और उस समय जो योजना आयोग आया था उसके हेड कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक प्रणाली हो सकती है, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा आपको मोटा मोटी आइडिया दे देता हूँ, ज़्यादा डीप में जाऊँगा नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हम लोग के देश में अपनाया गया, इसमें जो है प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप दोनों करके एक साथ काम करती है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो है प्राइवेट सेक्टर का योगदान बहुत ज़्यादा हावी होता है इसमें, ठीक है, पूंजीवादी में। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पे सरकारी जो अर्थव्यवस्था हावी होता है, ठीक है। प्राइवेट का मतलब 9 मात्र के बराबर योगदान होता है। तो मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा। आगे कह रहा है कि भारत की जो है पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत जो है वर्ष 1990 में जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 40.59%। आगे करा कि हरित क्रांति की विशेषता क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना, कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना, और उच्च उत्पादकता वाले HYV मतलब इसको बोला जाता है हाई यील्ड वेराइटी बीजों का उपयोग करना। आगे करा कि करबे समिति किससे संबंधित थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम एवं लघु उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि
योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो डेट सहित याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। हालांकि पहला प्लानिंग कमीशन कब आया और क्या कहते हैं पंचवर्षीय योजना, तो ये हो जाएगा आपका 1951 से 56 तक। आगे कह रहा है कि भारत में जो है व्यापार नीति को उदार बनाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो है विदेशी व्यापार नीति 2004 से लेकर 9 की घोषणा कब की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 31 अगस्त 2004 को। नेक्स्ट कह रहा है कि उदारवादी औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 24 जुलाई 1991 को। आगे कह रहा है कि किसान जो है क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1998 से 99। और क्रेडिट कार्ड के बारे में एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला जाता है, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं, तो क्रेडिट कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है कि जैसे आप जॉब में चले जाएगा तो क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं लोग, हालांकि एटीएम को डेबिट कार्ड वगैरह बोला जाता है, ठीक है। आगे करा कि श्वेत क्रांति के जनक थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामीनाथन थे, ठीक है। कुरियन जो थे आपके सॉरी इसका कुरियन हो जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति के जनक जो थे आपका स्वामीनाथन थे, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लीजिएगा, मिस्टेक हो गया था। और भारत लेवल पे जो है हरित क्रांति के जनक जो थे कौन थे, तो स्वामीनाथन थे। और विश्व लेवल पे कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि जैविक जो है कृषि है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारणीय। जैविक का मतलब होता है ऐसा खेती जिसमें जो है रसायन वगैरह का जितना कम हो सके यूज करें, ठीक है। खाद वगैरह की जगह पे गोबर, राख, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको जो है खेत में डालें, जैसे कि पुराने आज से 15-20 साल पहले जो है खेत में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति जो है मुख्यतः डैश तक सीमित रही, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गेहूं व चावल के उपज तक ही सीमित रह गई। हालांकि हरित क्रांति का जो है पैदावार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि हुआ था, तो फायदा हुआ था भारत को, लेकिन इसका जो है बहुत बड़ा खामियाजा जो है एक दूसरे सेक्टर में भुगतना पड़ा है। फिर वो हो जाता है आपका मेडिकल साइंस में। बहुत ज़्यादा खाद वगैरह का उपयोग करने से जो अन्न उपजा था उसका जो है आजकल जो बीमारी बहुत कम एज में भी आदमी को देखने को मिल जाता है, उसका थोड़ा बहुत इसका साइड इफेक्ट भी है। आगे कह रहा है कि इनमें से जो है नकद फसल कौन है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है। आगे कह रहा है कि हरित क्रांति में सम्मिलित बीज है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। हाई यील्ड वेराइटी वाले बीज का उपयोग करते हैं जो हाइब्रिड हो, ठीक है। आगे कह रहा है कि कृषि यंत्रीकरण का यूज करते हैं, मतलब नया टेक्नोलॉजी का जितना भी मार्केट में आएगा कृषि यंत्र उसका यूज करेंगे। आगे रासायनिक उर्वरक का भी यूज करते हैं, सब हो जाएगा। कह रहा है कि नाबार्ड कब स्थापित हुआ था, एकदम रट लीजिएगा, डिट्टो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नाबार्ड जो है आपका जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को स्थापित हुआ, ठीक है। एक तरह से ये ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में जो है विकास के लिए ये बैंक जो स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की जो है बेरोजगारी पाई जाती है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कृषि क्षेत्र में जो है आपका छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। ऐसा बेरोजगारी जो दिखेगा नहीं लेकिन एक्चुअल में रहता है। लोग जो है कृषि जो खेती करते हैं हमेशा लगेगा कि काम कर रहे हैं, लेकिन वो साल भर काम करने के बावजूद भी समझिए कि पैसा नहीं अर्जन कर पाते उस हिसाब से, इसलिए बोला जाता है कि ये छिपी हुई बेरोजगारी है। आगे करा कि हरित क्रांति के दौरान जो है किस प्रकार के बीज की प्रमुख भूमिका थी, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, HYV, ठीक है ना, HYV, ठीक है ना। HVY नहीं, देख लीजिए फंसाने के लिए क्या क्या किया गया, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा तो मिस्टेक नहीं कीजिएगा। फुल फॉर्म क्या होता है, हाई यील्ड वेराइटी, क्या होता है, हाई यील्ड वेराइटी। आगे कह रहा है कि भारत में जो है कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर आश्रित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 70%। आगे कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि जो है भारत की आत्मा है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज सोल ऑफ इंडिया, ठीक है। यह जो है कथन किसका था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी का था। आगे कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 अप्रैल 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, और कहने का मतलब सेल के बारे में पूछ रहा है। सेल गेल आप लोग बहुत सुने हैं ना, तो उसी को सेल का जो फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1973 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि लघु एवं कुटीर उद्योग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हथकरघा को क्या बोला जाता है? लघु एवं कुटीर उद्योग बोला जाता है, छोटा जो है इंडस्ट्री है एक तरह से। आगे कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MRTP अधिनियम जो 1969 को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या आया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई औद्योगिक नीति जो है कब घोषित की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 जुलाई 1991 ईस्वी को। आगे कह रहा है कि सरकार द्वारा जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के समता हिस्सों को निजी क्षेत्रों के हाथों बेचना कहलाता है, ठीक है। जैसे सरकार जो है अपना सार्वजनिक मतलब सरकारी को जो है प्राइवेट में बेच देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी निवेश। आगे कह रहा है कि नवरत्न क्या है? नवरत्न क्या है बताइए? तो ये है एक तरह से आपका सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है, नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो है पहली औद्योगिक नीति जो है कब घोषित हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है कल्याण उसके कुटीर उद्योग में निहित है, यह विचार किसका था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी का। आगे कह रहा है कि भारतीय जो है लघु उद्योग परिषद की स्थापना 1979 में की गई, किस जगह पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका क्लास 11th का जो अर्थशास्त्र का जो है पार्ट 2 का जो तीसरा चैप्टर मैं करवाने जा रहा हूँ। साथी अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक बहुत कीजिए। लाइक कीजिए आप लोग, लाइक आप बिल्कुल नहीं करते हैं, पता नहीं क्या नुकसान है आप लोग का। आप लोग लाइक कीजिएगा तो हमारे अंदर का उत्साह जगता है और मैं और सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके लिए आपके लोग के लिए वीडियो बना कर आऊँ, और शेयर भी करना है। आगे करा कि नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा, इसका मतलब अवलोकन करते हैं, ठीक, ऑब्जर्वेशन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करा कि कौन सा देश जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है? मतलब किस देश के साथ जो है भारत सबसे ज़्यादा जो है आयात निर्यात करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर जो है साथी गलत दे दिया गया है, यूएई नहीं होगा, ठीक है, यूएसए होता है, ठीक है। यूएसए भारत का जो है अमेरिका के साथ सबसे बड़ा व्यापार का हिस्सेदारी है। वैसे भी कॉमन सेंस से आपको पता चल जाएगा यूएसए या चाइना हो सकता है, क्योंकि बड़ा देश वही है, और जहाँ बड़ा देश है वहाँ बड़ा कोई भी चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे मान के चलिए आपको जो है भारत में समझिए कि मान के चलिए कि मोबाइल नहीं बन रहा है, रेडमी का मोबाइल लेना है, तो भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर रेडमी को बेचना है तो कितना रेडमी का सेट लेना पड़ेगा, चाहे कितना वहाँ का चीज़ मंगाना पड़ेगा जहाँ से ओरिजिनल बना हुआ है, तब यहाँ पे असेंबल करेंगे। तो स्वाभाविक है कि बड़ा देश होगा तो थोड़ा व्यापारिक हिस्सेदारी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यूएसए और चाइना है, लेकिन यूएसए फिर भी जो है यूएसए से थोड़ा हमारा तालमेल इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि उससे बॉर्डर नहीं लगता और चाइना के साथ थोड़ा इशू बना रहता है। यूएसए और चाइना जो है ऊपर नीचे करता रहता है, अभी जो है यूएसए। आगे कहा कि SEZ का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। SEZ क्या होता है फुल फॉर्म? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे कह रहा है कि अपने देश की मुद्रा का मूल्य जो है विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को क्या कहते हैं? और ये जो है वर्ड अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा घूमता है, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसको बोलते हैं अवमूल्यन, ठीक है। जैसे मान के चलिए, इसको उदाहरण से समझा देता हूँ। अभी मान के चलिए आपका एक डॉलर कितना है आपका देश में? 80 रुपया का, ठीक है। और होगा क्या कि कुछ दिन के बाद $1 का आपका वैल्यू जो हो जाएगा भारत के 84 रुपया के बराबर हो गया। तो भारत का क्या हुआ? करेंसी का जो वजन गिर गया, मतलब वजन का गिरने का मतलब होता है इन द सेंस कि उसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू गिर गया है, ठीक है। तो इसी को अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है। जो भी मतलब इंटरनेशनल मुद्रा जिससे हम लेन देन करते हैं व्यापार वगैरह, तो हम लोग जनरली डॉलर से ही कंपेरिजन करते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसको अवमूल्यन कहेंगे। आगे कहा कि विश्व बैंक जो है जाना जाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। आगे कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल लागू हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है अनुकूल व्यापार संतुलन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1972, 73, 1967, 77।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है आयात निर्यात अनुपात है लगभग कितना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए साथी, सी हो जाएगा। ठीक है, 67%। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आयात जो है भारत का हावी है, मतलब आयात जो है भारत ज़्यादा करवाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ जो लेता है, और समझिए कि देता है, निर्यात भी करता है लेकिन कम है। आगे कह रहा है कि भारत में जो है नवीन आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1991 से। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस संस्था को जो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी को मैं बोला था, इंटरनेशनल जो है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। आगे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो है उदारीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार किए गए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे कह रहा है कि नवरत्न कंपनियों में सम्मिलित है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए साथी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये मैक्सिमम कंपनियां जो नवरत्न ही है। ठीक है, इसको जो है नवरत्न कंपनियां जो होती है थोड़ा मतलब हाई स्टैंडर्ड का कंपनी होता है, और उससे भी जो है टॉप क्वालिटी का कंपनी होता है महारत्न होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, का गठन कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1995 से। ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था, तो गैट था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत जो है विश्व जो है निर्यात में भारत का हिस्सा कितना, मतलब भारत कितना जो है निर्यात करता है, उसका हिस्सेदारी कितना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी का निर्यात जो है भारत में सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हीरे जवाहरात। आगे कह रहा है कि देश में जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल जो है किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, चीन को देखकर। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को अपनाकर जो है चीन जो है इतना ज़्यादा जो है ग्रोथ किया पिछले 15 साल में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अपना के। आगे कह रहा है कि फेमा जो है कब लागू हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून 2000 को। ठीक है, फेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के आयात एवं निर्यात को अंतर को क्या कहते हैं, किसी देश का आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यापार संतुलन। आगे कह रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त कराना कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण। आगे कह रहा है कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, मतलब भारतीय रुपये का वैल्यू कब गिर गया था, अब तो अवमूल्यन आपको समझ में आ गया होगा, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1991 ईस्वी में जो भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, जानकर गिरा दिया गया। ठीक है, गिरा नहीं था मार्केट में, गिरा दिया गया, ताकि दूसरे देश जो है भारत के जो है व्यापार में इंटरेस्ट ले सके, क्योंकि भारत का मनी कम हो गया था वैल्यू, तो दूसरे देश वालों को क्या था कि कम पैसा में ज़्यादा जो है भारत से सामान खरीद पाता था। ठीक है, तो कभी कभी जो है पैसा को जानकर उसका वैल्यू गिराया जाता है, ताकि जो है वहाँ का जो मार्केट जो है थोड़ा इंक्रीज करे। आगे कहा कि आर्थिक विकास नीति में सुधार को तीव्र गति से लागू करने का निर्णय लिया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1991 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि नई आर्थिक नीति जो है 1991 को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, यू टर्न नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार द्वारा जो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो जगह आपका प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, इनकम टैक्स जो होता है आपका एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्तमान में कितने उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदारीकरण का दोष है क्या है, डिमेरिट क्या है इसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई जो आर्थिक नीति में किसे जो है सम्मिलित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैश्वीकरण। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका निर्धानता है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धानता का जो है दुष्चक्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेगनर नरक्से ने। आगे कह रहा है कि मनरेगा जो है कब से लागू हुई थी, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका 2 फरवरी 2006 से। हालांकि इसका नाम जो है कुछ दिन के बाद 2009 में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी रख दिया गया था, ठीक है। ये शुरू हुआ तो 2006 में नरेगा के नाम से, और 2009 में इसका नाम चेंज करके नाम के आगे महात्मा गांधी लगा दिया गया था और मनरेगा हो गया था इसका नाम। आगे करा कि सापेक्ष जो है गरीबी पाई जाती है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विकासशील देशों में। भारत क्या है, तो विकासशील देश है, मतलब भारत जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है, विकसित होने के रास्ते पे चल रहा है। आगे कहा कि निरपेक्ष जो है गरीबी पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकासशील अर्थव्यवस्था में, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आय की जो है असमानता एवं वितरण का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सापेक्ष निर्धनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम जो है निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। और सबसे पहले जो है पर कैपिटा इनकम भी इन्होंने ही पता लगाया था, ठीक है, 20 रुपया था उस समय मोटा मोटी। आगे करा कि जो है कौन सा प्रदेश जो है निर्धन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिहार। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है गरीबों की जो है निरपेक्ष संख्या डैश राज्य में अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा जहाँ जनसंख्या तो ऑटोमेटिक जो है, अब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो थोड़ा बहुत गरीबी का भी रेशियो जुड़ के ज़्यादा हो ही जाता है। आगे करा कि निर्धनता जो है डैश आय की असमानताओं को स्पष्ट करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सापेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कीजिए, जो है निर्धनता मापदंड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2400 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रारंभ की गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को। आगे कह रहा है कि भारत में जो है NSSO, ठीक है, इसको बोला जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको, कि वर्ष 2004-5 के आंकड़ों के अनुसार निर्धनता का अनुपात कितना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति का जो है न्यूनतम कितना कैलोरी उपभोग होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2400 कैलोरी, ठीक है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी रहता है मोटा मोटी। आगे करा कि शहरी क्षेत्र में जो है एक व्यक्ति का न्यूनतम जो है कितना कैलोरी उपभोग होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2100 कैलोरी। आगे करा कि भारत में जो है निर्धनता का कारण क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धनता का मेन कारण क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, जो भी दिया गया था, ऋणग्रस्त था, बाकी एक दो जो भी है आपका ऑप्शन। आगे कह रहा है कि भारत में जो निर्धनता के कारणों में सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च कृषि जो है उत्पादकता। अब भाई केस जो खेती वगैरह अच्छा हुआ तो गरीबी कहाँ रहेगा। आगे कह रहा है कि स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। हालांकि इसको लागू 2006 में किया गया था नरेगा के नाम से, और 2009 में इसका नाम चेंज करके जो है महात्मा गांधी लगा दिया गया नाम के आगे, और इसको मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कार्यक्रम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आधारभूत जो संरचना में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, संचार हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, विद्युत की पूर्ति हो जाएगा। आगे कह रहा है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1997 में। आगे कह रहा है कि नरेगा जो है 2005, ठीक है, रोजगार की गारंटी देता है, कितने दिनों की, मतलब साल में कम से कम कितना दिन काम देना है मजदूर को जो इस पे काम करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 100 दिन तो कम से कम देना ही देना है। आगे कह रहा है कि भारत में जो है गरीबी का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, औद्योगिकरण जो है ज़्यादा है नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं,
कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए, 28 जो राज्य है उसमें कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे इंडस्ट्री है ही नहीं। आगे कह रहा है कि योग्य और साहसी आदमी का अभाव है, बिल्कुल ये भी बात है। पूंजी और निर्माण की जो है नीची दर है, मतलब यहाँ पे पूंजी वगैरह भी नहीं है उस हिसाब से। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका कह रहा है कि भारत में जो है मानव पूंजी का निर्माण। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो है शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार और प्रशिक्षण सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानव पूंजी निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011-12 में कुल जो है प्राथमिक स्कूलों की संख्या थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11.992 लाख। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, देखिए ये सब डाटा में कभी कभी आंसर में बुक में दे दिया जाता है मिस्टेक से, तो इसको आप देख लीजिएगा। डाटा वगैरह का क्वेश्चन जो होता है, जो चलते रहता है उसको देखते रहिएगा, अपडेट करते रहिएगा, जो चीज़ चेंज होने वाला रहता है। आगे कहा कि भौतिक पूंजी जो है स्वयं में डैश होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निष्क्रिय होती है। आगे कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण में बाधा क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, में से सभी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ती जनसंख्या हो जाएगा, शिक्षा का निम्न स्तर हो जाएगा और ब्रेन ड्रेन भी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक जिसको बोला जाता है HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डैश मानदंडों की एक सूचक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक जो है सोशल जो है स्टेटस का एक तरह से HDI जो है क्या सूचक है। कि आपको जैसे मान के चले किसी समाज में जाइएगा, किसी चले जाइए पढ़े लिखे मोहल्ले में, ठीक है, तो वहाँ का HDI स्वाभाविक अच्छा होगा गरीब मोहल्ले से, ठीक है। वहाँ का शिक्षा का स्तर बढ़िया होगा, वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़िया होगा, खाना पीना बढ़िया होगा। तो यही HDI बोलता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे कहा कि मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या क्या है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण हेतु सुझाव है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनशक्ति नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण के स्रोत होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन का सक्रिय घटक क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मानव पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, HDI। मैं फिर बोल चुका हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय जो है साक्षरता मिशन स्थापित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा पर व्यय मतलब खर्च होता है, व्यय मतलब क्या हो गया, खर्च है। शिक्षा पर व्यय जो है एक डैश व्यय है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पूंजी जो है निर्माण का स्रोत है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2001 में भारत की जो है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कितना, तो 10,306। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ 2001 का डाटा देख के जाइएगा, क्योंकि आंसर वगैरह में दे दिया जाता है, मिस्टेक कर दिया जाता है। आगे कह रहा है कि भारत की जो है प्रशासन व्यवस्था में सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, वहाँ का जो है आपको समझिए पंचायती व्यवस्था होता है ना, इसको स्थानीय बोल देते हैं, निकाय बोलते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में जो है दिसंबर 2002 में सरकार ने किस जो है संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया। और बहुत पूछा जाता है, इसको तो एकदम चेप के रट लीजिएगा। 86 जो 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इसको संविधान संशोधन बोला जाता है। आगे कह रहा है कि भारतीय जो है मानवीय संसाधन विकास का उपाय है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मानवीय साधनों के विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे कह रहा है कि मानव विकास है डोस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक साध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा से लोगों की बढ़ती है, क्या बढ़ती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए उत्पादकता ही बढ़ता है, आप किसी चीज़ में एजुकेशन हो जाएगा आपका, तो आप कुछ भी करिएगा तो आपका वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा दीजिएगा, आपका थोड़ा दिमाग लगा के। दक्षता का मतलब क्या होगा, स्किल होगा। हर चीज़ को आप एक नए तरीके से कीजिएगा। जैसे एक मजदूर जो है दिन भर में 500 ईंटा उठाता है, लेकिन वहीं पर वह इंजीनियर जाता है तो उसी काम को जो है आधे घंटे 1 घंटे में अपने दिमाग का उपयोग करके करवा देता है। तो बहुत ऐसा चीज़ है, ठीक है। और आय में भी क्या होता है, उससे वृद्धि हो जाता है।
आगे कह रहा है कि मानव जो है पूंजी में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्रमिक एवं उद्यमी दोनों। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका ग्रामीण विकास है, पहला क्वेश्चन करा कि ग्रामीण साख का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहूकार। ठीक है, सेठ साहूकार जो बोला जाता था पहले बढ़िया लोग को, तो वो जो है ग्रामीण साख का जो है प्रमुख स्रोत है। आगे करा कि 15 माह से कम अवधि का ऋण कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन साख कहलाता है। आगे कह रहा है कि संस्थागत जो है साख का लाभ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्याज की निम्न दर। आगे कह रहा है कि ग्रामीण साख में सबसे अधिक योगदान होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक बैंक का होता है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि साख का जो है गैर संस्थागत स्रोत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण साख एवं विकास की शीर्ष जो संस्था है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और ये जो है मेनली गांव और तथा कृषि के विकास के लिए बनाया गया बैंक है। आगे कह रहा है कि मानव जो है संसाधनों के विकास का मुख्य घटक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। स्वास्थ्य हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा, सॉरी साक्षरता हो जाएगा, और आधारिक संरचना का विकास हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 1990 के दशक में कृषि की समृद्धि जो है दर रही, तो ये हो जाएगा क्या आपका बताइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि आगतों में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को साख की आवश्यकता पड़ती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इसका एकदम डिटो रट लीजिएगा, 1982 में। ठीक है, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 12 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध है किससे, तो आपको पता होना चाहिए कृषि क्षेत्र से। ठीक है, और श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध वाले क्षेत्र से था, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए। आगे कह रहा है कि कृषि जो है विपणन में सुधार करने हेतु किए गए सरकारी उपायों में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है सहकारी साख आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 1975 में। ठीक है, 3 4 का याद रखिएगा। देखिए, ग्रामीण बैंक का स्थापना 1975 में हुआ था, नाबार्ड 1982 में हुआ था, आरबीआई का जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, और एसबीआई का 1955 में हुआ था। 4 जो है डेट याद रखिएगा, ये जो है ऊपर नीचे करके पूछा जाता है। आगे करा कि गांव में जो है सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाला बाजार कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है माप तौल की जो है मौद्रिक प्रणाली होना चाहिए। ठीक है, मीट्रिक लिख दिया है, मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्षों से अधिक अवधि के ऋण को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन ऋण। मतलब 5 वर्ष तक अगर कर्जा आप नहीं दे पा रहे, तो मतलब दीर्घकालिक ऋण ले चुके हैं आप। कह रहा है कि ट्रैक्टर जो है क्रय करने हेतु लिया गया ऋण किसके अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालिक साख के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक खेती में प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, फसल चक्र, पशु खाद व कूड़ा खाद। नेक्स्ट हो जाएगा यांत्रिक खेती एवं प्राकृतिक कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि उपकरण के लिए लिया गया ऋण जो है प्रायः कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दीर्घकालिक ऋण। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका कह रहा है कि रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, क्योंकि आपका एग्जाम है, और दूसरा बात है कि आप लोग जो है लाइक नहीं करते, तो लाइक करिए। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी रेखा का संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निरपेक्ष निर्धनता से। आगे कह रहा है कि मनरेगा का संबंध है किससे, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए किससे है, तो आपका हो जाएगा ए, रोजगार से। ठीक है, मनरेगा क्या देता है, रोजगार देता है 100 दिन का। आगे कह रहा है कि जो ऐसी बेरोजगारी जिसमें कार्य करने को लेके आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे कह रहा है कि जो है भारत में सेवा क्षेत्र में कुल रोजगार का प्रतिशत कितना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25%। जो नौकरी करने वाला सर्विस सेक्टर का बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि SHG जो है क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वयं सहायता समूह।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AAY का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी की कमी होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अल्प विकसित देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अदृश्य बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जो दिखेगी नहीं लेकिन एक्चुअल में रहता है। आगे कह रहा है कि जब इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त व्यक्ति लिपिक का कार्य करता है तो इसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्प रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक जो है श्रम शक्ति की माप है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्यबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है संगठित क्षेत्र के रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या योगदान है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 70%। आगे कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। आगे कह रहा है कि जो है एक सरकारी विद्यालय का अध्यापक शामिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नियमित वेतनभोगी वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो है श्रम बल किस क्षेत्र में लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे कृषि मत्स्य पालन पशुपालन में ज़्यादा जो है कार्यबल लगा हुआ है। आगे करा कि द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। बी निर्माण हो जाएगा, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति हो जाएगा, निर्माण कार्य हो जाएगा। आगे करा कि निम्न में से कौन सी क्रिया जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खनन। खनन जो है आपका प्राइमरी जो है सेक्टर में आ जाता है। आगे कह रहा है कि देश के कुल श्रम वर्ग का कितना प्रतिशत भाग जो है अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लगभग 93%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि देश में जो है छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में, ठीक है, इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। आगे कह रहा है कि अनौपचारिक श्रमिक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रों में कार्यरत जो होता है उसको अनौपचारिक श्रमिक बोलता है। आगे कह रहा है कि श्रम बल व कार्य बल का अंतर क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेरोजगार श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः क्या पाई जाती है, किस टाइप की बेरोजगारी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खुली बेरोजगारी। आगे कह रहा है कि पूर्ण रोजगार से बढ़ती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय जो है नेशनल इनकम बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोजगार की प्रकृति के अनुसार श्रमिकों का अधिक जो है भाग निम्न रूप का है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नियमित वेतनभोगी। आगे कह रहा है कि कौन जो है औपचारिक श्रमिक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका कह रहा है कि आधारिक संरचना, पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि जो ऊर्जा गर्म पानी के झरने से प्राप्त की जाती है कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जियोथर्मल। आगे कह रहा है कि यातायात जो है किस प्रकार की आधारित संरचना का अंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि अपशिष्ट किस ऊर्जा का स्रोत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैर वाणिज्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जो है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है निम्न अवधि के लिए बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2005 से 2012 के लिए। आगे कह रहा है कि स्वास्थ्य जो है किस प्रकार की जो है आधारिक संरचना का अंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक जो है आधारभूत ढांचा का मुख्य अंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा की भागीदारी 10% है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3.6। आगे कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, गैर परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज तेल उत्पादन होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में हो जाएगा। असम के डिगमोई में भी होता है, गुजरात में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है। आगे कह रहा है कि जो है व्यापारिक ऊर्जा का घटक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ऊर्जा का जो है गैर परंपरागत स्रोत है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10% देश की व्यावसायिक जरूरतों का कोयला से संपन्न होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेल शोधनशाला स्थित है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मथुरा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ऊर्जा जो है किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्थिक। नेक्स्ट करा कि वर्तमान में जो है व्यावसायिक ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग जो है किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ऊर्जा के जो है परंपरागत स्रोत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तापीय विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक आधारित संरचना का घटक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सामाजिक जो है आधारित ढांचा उत्पादन में वितरण में सहयोग देता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है इस समय प्रत्याशित आयु क्या है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितना जो है नॉर्मल आदमी जीता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 64.2 वर्ष है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में जो है ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक आधारित संरचना में शामिल किया गया किसको, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ऊर्जा हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, संचार हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सामाजिक आधारिक संरचना में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत परिवारों में बिजली की सुविधा है। देखिए 2001 का डाटा है, तो इसके हिसाब से जो आपका 56% होगा। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है क्लास 11th के टॉपिक है अर्थशास्त्र का 9 नंबर चैप्टर पर्यावरण और धारणीय विकास। इसका पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि धारणीय विकास की अवधारणा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण से। साथ ही आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक दबा के ठोकिएगा और शेयर करना ही करना है, हर व्यक्ति को शेयर करना है, चाहे जिसको कीजिए, जितने भी आपके पढ़ने वाले साथी हो सबको शेयर करते रहिए, सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वैश्विक जो है उष्णता का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा आता है, तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, जलवाष्प आता है। आगे कह रहा है कि विश्व जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 5 जून। ठीक है, आगे कह रहा है कि वायु प्रदूषण का जो है महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे कह रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य था डैश वन का संरक्षण, तो ये कौन से राज्य का था। चिपको आंदोलन का उद्देश्य डैश में वन का संरक्षण था, तो साथ ही इसका आंसर जो है गलत दे दिया गया है। ठीक है, आप जो है इसको जो है उत्तराखंड कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है इसका उत्तराखंड आंसर होगा, इसको उत्तराखंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है उत्तराखंड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सभी जीवित तत्व पक्षी जानवर पेड़ पौधे जंगल इत्यादि है, तो जितना भी जीवित चीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, जैव तत्व या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है उसको अंग्रेजी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि वे संसाधन जो निष्कर्षण के कारण अवशोषित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गैर नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय का मतलब एक बार जो समाप्त हो जाएगा तो उसको फिर से नया नहीं बना सकते। आगे कह रहा है कि ओजोन जो है अपक्षय होता है, तो किसके कारण, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और ये जो गैस निकलती है किससे निकलती है, तो एसी से निकलती है। अब जो दाढ़ी बनाते समय फोम यूज करते हैं उससे निकलती है। तो हालांकि इसका अल्टरनेट जो है सरकार जो है विश्व लेवल पर जो साइंटिस्ट वगैरह इस पर काम कर रहे हैं कि एसी में जो है सीएफसी की जगह पर दूसरा गैस का यूज किया जाए। काम चल रहा है, देखिए कितना जो है आगे कितना जल्दी आप लोगों को ये रिजल्ट मिलता है। आगे कह रहा है कि वनोन्मूलन का परिणाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धारणीय आर्थिक विकास दर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जीडीपी। जीडीपी साथ ही इसका जो कुछ आंसर मुझे उटपटांग लग रहा है, तो ये क्वेश्चन ही मुझे थोड़ा अधूरा टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो इसको जो है आप छोड़ ही देने में क्या कष्ट कीजिएगा, धारणीय आर्थिक विकास दर। ठीक है, आगे कह रहा है कि जैविक तत्व है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पौधे। ठीक है, पौधे के अंदर क्या होता है, जान होता है। हरा पौधा क्या होता है, जान होता है। भूमि के अंदर जान थोड़ी होता है, जल के अंदर थोड़ी होता है, पर्वत के अंदर थोड़ी होता है। आगे कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 1986 में आया था। ठीक है, वन पूछा जाए तो 1980। आगे कह रहा है कि
पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सरकार ने पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना प्रारंभ की है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इको मार्क। ठीक है, इको मार्क अगर किसी चीज़ पे लगा रहता है, इसका मतलब है कि वो जो है पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो है बढ़िया चीज़ है, मतलब पर्यावरण पे इसका कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से एक को गैर पुनः नवीकरणीय संसाधन माना जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोयला। कोयला एक बार ख़त्म हो गया तो फिर से दोबारा इस धरती पे पैदा होने में करोड़ों वर्ष लगता है, बहुत प्रक्रिया के बाद बात होता है। आगे कह रहा है कि भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब भौतिक साधन में भूमि का भी यूज करते हैं सुख सुविधा के लिए, वायु हवा का यूज करते हैं, जल का भी यूज करते हैं। आगे कह रहा है कि प्रकृतिक द्वारा जो है पुनर्भरण संभव होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल का। आगे कह रहा है कि जो है सतत विकास की शर्त क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कारखानों के व्यर्थ पदार्थों का जो है पुनः प्रयोग कीजिए। ठीक है, रिसाइकलेबल कर लीजिए। आगे कह रहा है कि धारणीय विकास की जो रणनीतियों में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि CFC का पूर्ण रूप क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और ओजोन परत में छेद होने का जो है सबसे बड़ा रीजन यही है, और किससे निकलता है, तो ये सी उसी से निकलता है। आगे कह रहा है कि पर्यावरण का क्या कार्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जो है पर्यावरण संकट उत्पन्न करने वाले कारणों में शामिल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पर्यावरण संकट के कारण उत्पन्न जो है प्रमुख समस्याओं में शामिल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत में जो है लगभग कितना प्रतिशत जो है जल प्रदूषित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 70%। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका और लास्ट टॉपिक है, ठीक है, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का, इससे पहले एक वीडियो बनाया था और ये दूसरा वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो आपका 11th का भी इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट जो चैप्टर है कह रहा है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों का जो है तुलनात्मक विकास का अनुभव। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। लाइक दबा के ठोकिएगा और शेयर जरूर करना है, 2 काम तो मस्ट करना ही करना है, क्योंकि साथी इतना मेहनत करके मैं आप लोग के लिए इतना बढ़िया मटेरियल ला रहा हूँ, तो आप लोग का तो फर्ज बनता है कि शेयर करें और लाइक करें। आगे कह रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र के कारण विकास हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट जो है लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम जो है चीन में चालू हुआ था कब, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1958 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि मानव विकास सूचक के अनुसार कौन सा देश जो है संकेतकों में सबसे आगे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1978 में तीव्र औद्योगिक जो है समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई थी। कह रहा है कि 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइना में। आगे कह रहा है कि चीन की जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1953 में, और भारत में 1951 में। आगे कह रहा है कि पाकिस्तान का जो बड़ा उद्योग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेक्सटाइल। हालांकि टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी सबसे बढ़िया काम जो कर रहा है पूरे विश्व में, जो ग्रोथ हुआ है, बांग्लादेश का हुआ है। आगे कह रहा है कि अधिकतम जो है प्रति व्यक्ति आय किस देश में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन में। आगे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि का रोजगार में सर्वाधिक योगदान। आगे कह रहा है कि भारत में जो है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21.9%। हालांकि ये सब डाटा चेंज होते रहता है, इसको देखते रहिएगा। आगे कह रहा है कि भारत की जो है माध्यक या माध्यिका आयु है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 28.4 साल। नेक्स्ट कह रहा है कि पशुधन का योगदान पाकिस्तान में कितना, मतलब कितना जानवर उनवर रखे हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 59.3%। आगे कह रहा है कि मृत्यु दर जो है भारत में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 7.3 1000 में। आगे कह रहा है कि पाकिस्तान जो है किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1947 में। भारत से हालांकि 14 अगस्त को वो स्वतंत्र हो गया था रात में। आगे कह रहा है कि चीन जो है गणराज्य की स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1949 में। आगे कह रहा है कि चीन में जो है अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1953 में। आगे कह रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1956 में। आगे कह रहा है कि पाकिस्तान में वर्ष 2001 में लिंग अनुपात क्या था? पाकिस्तान का बात हो रहा है साथी, ध्यान रखिएगा, इंडिया पे नहीं ले लीजिए। ये होता है आपका 922 था, ठीक है, तो ठीक ठाक था उसका भी। आगे कह रहा है कि चीन में जो है वर्ष 1990 से 2000 से लेकर 2003 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर कितनी रही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान में जो है आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास संकेतकों में सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत में जो है आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1991 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 17.5%। हालांकि वैसे देखिएगा तो 18.6% इसका जो है एक्यूरेट डाटा होता है, लेकिन इतना क्लोज दिया गया है तो 17.5% ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि पाकिस्तान जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिश्रित। भारत भी मिश्रित ही है। आगे कह रहा है कि जो है निम्न में से किस देश ने एक जो है संतान की नीति अपनाई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन, ठीक है, इसका इफेक्ट देखने को मिला है, इसका जो है बहुत ज़्यादा आबादी कंट्रोल हुआ। आगे कह रहा है कि जीडीपी में जो है क्षेत्रीय भागीदारी के रूप में चीन की अर्थव्यवस्था अधिक निर्भर करती है किस सेक्टर पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र। मतलब समझ में आ रहा है, आपका इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, न सरकारी नौकरी पे न खेती पे। आगे कह रहा है कि चीन में जो है दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विस्तृत औद्योगिकरण पे। मतलब इंडस्ट्री उसका दबा के एकदम उस पर फोकस किया, बहुत जो है 20 साल में ग्रोथ किया है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक में उतना ग्रोथ जो है 20 साल के अंतर्गत कोई नहीं किया है। आगे कह रहा है कि जीडीपी में क्षेत्रीय भागीदारी के रूप में भारत एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वर्तमान में अधिक निर्भर करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र में। आगे कह रहा है कि चीन में जो है ढांचागत सुधार जो इस वर्ष लागू कर दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विकास की जो सर्वाधिक विकास दर किस देश में रही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चाइना में। तो ये था साथी आपका 11th क्लास का कंप्लीट इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू सीआरटी बेस्ड। तो उम्मीद करता हूँ साथी अच्छे से देख के जुड़ जाएगा, क्योंकि लास्ट में भी एक बार नज़र से उजाड़ दीजिए। मुझसे जितना ज़्यादा मदद हो सका है साथी मैं किया हूँ अपने हिसाब से। बहुत कम समय में पूरा आप लोग का जो भी है सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन करवा दिया हूँ। बाकी दीजिए अच्छे से, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दीजिए, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, घबराने की बात नहीं है। शांत माइंड से पेपर दीजिएगा, तो अच्छे से कीजिए बस, और एग्ज़ाम के बाद बताइएगा कैसा पेपर गया। तो लेते हैं विदा साथियों, जय हिंद जय भारत।